प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है ऋग्वेदिक कालीन भारत का राजनैतिक जीवन। विद्यार्थियों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम प्रारंभिक आर्यों के राजनीतिक स्थिति, उनका राज्य, उनका जो जनपद है, राजा की स्थिति, मंत्री, सैनिक पदाधिकारी आदि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम राजनीतिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेदिक कालीन आर्य प्रारंभ में जन के रूप में संगठित थे। एक जन में एक ही वंश परिवार के सदस्य होते थे जिन्हें सनाभि कहा जाता था। ऋग्वेद में पंचजना का उल्लेख है। ये पंचजन थे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु एवं द्रुयु। ऋग्वेद में दशराज यज्ञ का भी युद्ध का भी उल्लेख है। दशराज युद्ध राजा सुदास के विरुद्ध परुष्णी नदी के किनारे 10 जनों के राजाओं द्वारा किया गया। राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध करने वाले 10 जन निम्न थे। इनमें नाम हैं पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुयु, अलिंग, पक्त, भलानस, विशानी एवं शिवी। ऐसा कहा जाता है कि भरत वंश के राजा सुदास ने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को स्थापित कर दिया, जिसके कारण विश्वामित्र ने कुपित होकर 10 जनों के राजाओं को सुदास के विरुद्ध संगठित किया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। हमें ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि राजा सुदास बड़ा ही पराक्रमी था और प्रतापी था। उसने 10 जनों के इस संघ को पराजित किया। इससे राजा सुदास जो था वो अपने समय का सर्वाधिक महान एवं शक्तिशाली राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ऋग्वेद में हमें राजा की स्थिति का पता चलता है। राजा जन में अधिपति के रूप में स्थापित था। हमें ऋग्वेद से पता चलता है कि उस काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ज़्यादा लोकप्रिय थी। जनों के आपस में होने वाले युद्धों के अंतर्गत एक नेता की आवश्यकता पड़ती थी और इस नेता को ही राजा के नाम से संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद में राजा को गोपा जनस्य अर्थात जन का रक्षक भी कहा गया है। ऋग्वेद के उल्लेख से पता चलता है कि प्रारंभ में जन की प्रजा, जिसे विश कहा जाता था, राजा का निर्वाचन करती थी, किंतु धीरे धीरे राजा का पद पैतृक एवं आनुवंशिक होता चला गया। ऋग्वेदिक काल में राजत्व का आधार कुछ इस प्रकार था। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो प्रजा को राजा की निर्वाचन और विशेष परिस्थितियों में निर्वासन का अधिकार प्राप्त था। दूसरा, राजा पर सभा एवं समिति नामक 2 जनतांत्रिक संस्थाओं का बहुत नियंत्रण था। इससे पता चलता है कि राजा निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं था। उसका जो राज्य करने का उद्देश्य था वो लोकहित और लोक कल्याण था। राजा का प्रमुख कर्तव्य था जन की रक्षा करना और जन का पालन पोषण करना। राजा युद्ध का नेता होता था और इसके बदले प्रजा उसे हवि या बलि, जिसे कर कहा जाता था, से संतुष्ट करने का प्रयास करती थी। ऋग्वेद काल में संपूर्ण आर्य प्रदेश में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं थी। ये युग साम्राज्यवाद का युग था, जिसमें राजा अपनी शक्ति के बल पर अन्य जनों को जीतकर अपने जन में मिला लिया करता था। शासन चलाने के लिए
राजकीय पदाधिकारी होते थे। इनमें पुरोहित का पद सर्वोपरि महत्व का था। पुरोहित राजा का विश्वसनीय व्यक्ति ही होता था। साथ ही शासन चलाने के लिए वो राजा को परामर्श दिया करता था। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ऋषि पुरोहित के पद पर आसीन थे। पुरोहित के अलावा सेनानी एवं ग्रामणी का पद भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमें कुछ अन्य पदाधिकारियों का पता भी चलता है, जैसे पुरप जो दुर्गपति था, स्पर्श जो गुप्तचर था, और दूत जिसका कार्य था एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश पहुंचाना। शासन चलाने के लिए दो मंत्रिमंडल दो संस्थाएं थी, जिन्हें जो मंत्री परिषद के समान थी, सभा एवं समिति। सभा एवं समिति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। समिति को एक आम जनप्रतिनिधि की संस्था बताया है, जिसमें समस्त विश्व या जन के लोग शामिल थे, जबकि सभा को समिति की तुलना में एक छोटी संस्था बताया गया है, जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी किया करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में सभेय विप्र का उल्लेख है, अर्थात सभा के योग्य जन या लोग। हमें ज्ञात होता है कि सभा में अनुभवी, वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता था। ऋग्वेद काल की न्याय व्यवस्था का हमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि राजा, पुरोहित एवं सभासद की सहायता से राजा न्याय किया करता था। उस काल में पशुधन की चोरी एक सामान्य अपराध था। पशुधन के अलावा जो चोर थे वो अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि भी चुरा ले जाते थे। इसके अलावा आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी, द्यूत क्रीड़ा, बेईमानी जैसे अपराधों का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से मिलता है। उस काल में मृत्युदंड की प्रथा प्राय प्रचलित नहीं थी। अपराधी को शारीरिक अथवा आर्थिक दंड दिया जाता था। बड़ा अपराध करने पर पशुधन को चुकाकर अपने अपराध के दंड को अपराधी पूरा करता था। ऋग्वेद में एक स्थल पर देवताओं तथा मनुष्यों के बंदी गृह का उल्लेख मिलता है। अपराधी को खूंटे से बांधे जाने का भी संकेत है। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ समय के लिए कर्जदाता की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। ऋग्वेद में अपराध करते हुए अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने वाली उस समय पुलिस जैसे अधिकारी होते थे। साथ ही पारस्परिक विवाद को सुलझाने के लिए एक स्थल पर मध्यस्थ का भी संकेत हमें ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेदिक कालीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत ही सुसंगठित थी।